फ्रेंड्स, तो सुनाते हैं आपको रेत की मछली उपन्यास का 5वां भाग। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करें आगे की कहानी। सिसफिस के साथ हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था जब तोरू अपनी तोतली भाषा से पूछ बैठती थी, पापा घर कब आएंगे मम्मी? पापा रात को घर क्यों नहीं आते? वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे घर कहा जाए वह घर कहाँ है। तोरू के बाग मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलती बीतती। नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती भी तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 वर्ष लगातार अशांति के इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे वर्ष तन को धीरे धीरे घुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने वाला है। माँ कहती है मेरा चेहरा पीला हुआ है और मैं सूख गई हूँ। इलाज करना होगा, लेकिन इलाज कैसा, किसका? तन के रोग का इलाज होता है, मन के रोग का इलाज नहीं। यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बम्बई जाना होगा। 16 मार्च 1932 डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है। ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली थी। बम्बई जाना था, जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं था। तोरू तोरू तू क्या समझ सकती है? मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा? तोरू तू क्या समझ सकती है? फिर आगे क्या होगा मेरा तो बस नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962 डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान है। एक गहरा धक्का लगा था। जैसे ही मैंने ट्रेन पर पाँव रखा था, ऐसा लगा कि जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्रों परछाइयां मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती और मिटती जा रही थी। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर आई थी, होठों पर पपड़ियां उभर आई थी। अंत स्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निसंग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर में गाड़ी में से एक भी बार नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर आगे न बढ़ जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं। नितांत अकेली किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती। उतरने का साहस नहीं है। बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक आई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हूँ। मैंने देखा वही थे, बिल्कुल ठीक वही, शोभन बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गई। यह सच है या देवा स्वप्न? वह जिद, कठोरता, निर्ममता सब कुछ यूं घुल जाएगी ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र होने लगा था, आंखें गीली हो गई थी। मोह विष्ट थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया शोभन, और तभी मेरे पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए एक दूसरे डब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे ना चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हैं, भरकस यह चाहते हुए कि इधर कि उधर उस जलन की तरफ निगाह ना की जाए। मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था। अंतस्थल छलनी हो चुका था। एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझसे खड़ा नहीं रहा गया। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई। टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी देर स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे से देखा टैक्सी को ठीक आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही है। गाड़ी के पिछले शीशे पर 2 चेहरे दिख रहे हैं। शायद वे चेहरे कातर थे।
मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे, उससे लगता था कि कहीं वे भयभीत भी है। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे। दोनों शोभन और राजहंस, दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं, नहीं कह सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था। राजहंस जी ने भी नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीन कर पत्नी से कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है। मुझे पता था इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वही मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे ही अलग मुड़ गए। आह नियति, आह नियति। तोरू को कहीं दो क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वह चिर प्रतीक्षित पिता चिर कायर होकर रास्ता बदल कर चला गया तो जाने क्या होता, क्या सोचती। संभव है उसका शैशव इसकी परिभाषा ना समझ पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही है। उसके खोए भोलेपन को जीवन की मरु की यह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्द भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है अपने अपराधी अंतर्मन के कारण। अपने आप से भयभीत टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताजी हवा का एक झोंका आया। फागुन की समुद्री गंध भरी हवा के इस कोमल झोंके का यूं सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी है न सर्दी, जूही चमेली रात रानी टेसू और कामनी के सौरभ से भरा। फाल्गुन समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा मुझको क्यों छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायु में अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। बेबस थी जाती भी कहाँ, ना चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी बाटका के फाटक पर श्वेत पाटियों पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जग गई थी। शायद उसे भूख भी लगाई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी बाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे बढ़ाए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे बम्बई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूं ही अनायास उनके यहाँ आ पहुंचूंगी। मुझे पहचानने के लिए उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। बेबी स्तब्ध थी। बैठते ना बैठते मैंने उनसे यह कह दिया कि मैं सोहन को तोरू सौंपने आई हूँ। तो चले फिर मिलते हैं रेत की मछली उपन्यास के अगले भाग में। क्या वह तोरू को शोभन को सौंप देगी या अपने साथ ही रखेगी, सुनते हैं आगे के भाग में।